गैलेक्सी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय एसएससी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। लेकिन आज हम सिर्फ परीक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि उन कहानियों को समझने के लिए यहाँ हैं जिन्हें अक्सर इतिहास की बड़ी-बड़ी लड़ाइयों के शोर में हम सुन नहीं पाते हैं। आज हम औपनिवेशिक भारत में हुए उन विद्रोहों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ब्रिटिश राज के खिलाफ जमीनी स्तर पर प्रतिरोध की पहली चिंगारियां थीं। बिल्कुल। जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ बड़े नाम और बड़ी घटनाएं ही आती हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली लड़ाई तो भारत के गांवों, जंगलों और खेतों में बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये नागरिक, आदिवासी और किसान आंदोलन एक तरह से उस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की नींव थे। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हम देखेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुए, इनके नायक कौन थे और इन्होंने उस अजेय माने जाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को असल में कैसे हिलाकर रख दिया था। और हर कहानी के पीछे एक जैसी वजह है, ब्रिटिश नीतियां। अच्छा। चाहे वो जमीन से बेदखल करना हो, भारी लगान थोपना हो या लोगों की सदियों पुरानी जीवन शैली में दखल देना हो, हर विद्रोह के पीछे एक गहरी पीड़ा है और अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा है। शुरुआत करते हैं नागरिक विद्रोहों से, और इसमें सबसे पहला नाम आता है सन्यासी विद्रोह का, जो 1763 से 1800 तक चला। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि इसमें हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अंग्रेजों का हमला किसी एक धर्म पर नहीं था, वो उनकी साझा जीवन शैली पर था। मतलब? अब सोचिए, सन्यासी और फकीर सदियों से आजादी से घूमते थे, तीर्थ यात्रा करते थे और भिक्षा पर जीते थे। अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगा दिए और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी। ओहो। तो उनका दुश्मन एक था, इसलिए वो भी एक हो गए। ये विद्रोह धर्म से परे पेट और सम्मान की लड़ाई थी। और इसके नेता भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, और एक नाम जो हमें जरूर याद रखना चाहिए, देवी चौधरानी। हाँ, एक महिला नेता जो उस जमाने में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन इस विद्रोह को आज भी ज्यादातर लोग एक किताब की वजह से जानते हैं, है ना? हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मशहूर उपन्यास आनंद मठ। इसी उपन्यास ने सन्यासी विद्रोह को अमर कर दिया और हमें हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी इसी से मिला। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे साहित्य किसी विद्रोह को इतिहास के पन्नों से निकालकर लोगों के दिलों में जिंदा रख सकता है। तो बंगाल में सन्यासियों और फकीरों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। इसी तरह की एक और कहानी हमें ओडिशा में मिलती है, पाइका विद्रोह। ये 1817 में हुआ। जी, पाइका विद्रोह। यहाँ सम्मान और जमीन की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन लड़ने वाले सैनिक थे। ये पाइका कौन थे? पाइका यूं समझिए कि ओडिशा के पारंपरिक सैनिक थे। अच्छा। राजा उन्हें सैन्य सेवा के बदले लगान मुक्त जमीन देते थे। अच्छा। ये सिर्फ उनकी नौकरी नहीं थी, उनका सम्मान था, उनकी पहचान थी। अंग्रेजों ने आते ही इस पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। कैसे? उन्होंने पाइकाओं से उनकी जमीन छीन ली और नमक जैसी जरूरी चीज पर भारी टैक्स लगा दिया। ये उनकी पहचान पर सीधा हमला था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया बख्शी जगबंधु ने। हाँ, जो खुर्दा के राजा के सेनापति थे। तो ये पाइका, जो राजा के सबसे वफादार सैनिक थे, उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। लेकिन क्या इस विद्रोह ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहस छेड़ी? बिल्कुल छेड़ी, और वो बहस आज तक जारी है। सच में? हाँ, कई इतिहासकार और ओडिशा सरकार पाइका विद्रोह को ही स्वतंत्रता का पहला संग्राम मानते हैं। 1857 से भी पहले का? जी, क्योंकि ये 1857 से 40 साल पहले हुआ एक बड़ा संगठित और सशस्त्र विद्रोह था। हालांकि भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर ये दर्जा नहीं दिया है, पर यह सवाल अपने आप में इस विद्रोह की अहमियत को बताता है। ये तो हुई पूरब की बात। क्या इसी तरह का संगठित प्रतिरोध हमें दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है? जरूर मिलता है। तमिलनाडु में पुलिगार, या जिन्हें पल्यक्करर भी कहते हैं, उनका विद्रोह इसका एक बड़ा उदाहरण है। पुलिगार विद्रोह ये 1799 से 1805 तक चला। पुलिगार वहां के स्थानीय सरदार या छोटे शासक थे। उनकी अपनी सेना थी, अपना इलाका था, और अंग्रेज उनकी स्वायत्तता खत्म करना चाहते थे। और इसी टकराव में एक नायक का जन्म हुआ, वीर पांड्या कट्टाबोम्मन। बिल्कुल, उनका नाम आज भी दक्षिण भारत में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने क्या किया? कट्टाबोम्मन ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका एक डायलॉग बहुत मशहूर है,
हम आसमान को लगान देते हैं, जमीन को लगान देते हैं, तुम्हें क्यों दें? वाह। हालांकि 1799 में उन्हें धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने विद्रोह की आग को और भड़का दिया। तो अब आदिवासी विद्रोहों की तरफ चलते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन विद्रोहों की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, दिकू। इसका क्या मतलब है? देखो का मतलब था बाहरी लोग। बाहरी लोग? यस। मतलब अंग्रेज? सिर्फ अंग्रेज नहीं, आदिवासियों के लिए दिकू में जमींदार, साहूकार, व्यापारी और खुद ब्रिटिश प्रशासन, ये सब शामिल थे। ये वो लोग थे जो उनकी दुनिया में घुसकर उनके जंगल काट रहे थे, उनकी जमीन छीन रहे थे और उनका भयंकर शोषण कर रहे थे। तो हर आदिवासी विद्रोह इसी दिकू राज के खिलाफ एक जंग थी। बिल्कुल। और इसी जंग की सबसे भयानक मिसाल है संथाल विद्रोह या संथाल हूल, जो 1855-56 में हुआ। हाँ, हूल का मतलब ही विद्रोह होता है। ये आज के झारखंड बिहार के दमने-कोह इलाके में हुआ था। संथालों के साथ जो हो रहा था वो कल्पना से भी परे था। जमींदार और महाजन उनसे 50% से लेके 500% तक का ब्याज वसूलते थे। 500%? जी, उनकी जमीनें, उनकी फसलें सब छीन ली जाती थीं और पुलिस भी जमींदारों का ही साथ देती थी। उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब 4 भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब उनका अपना राज होगा जिसमें कोई दिकू नहीं होगा। ये अंग्रेजों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक खुली जंग थी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों की सेना तो बहुत ताकतवर थी। और यही इन विद्रोहों की सबसे दिलचस्प बात छुपी है। सैन्य ताकत से अंग्रेजों ने संथालों को हरा दिया, बहुत क्रूरता से इस विद्रोह को कुचला दिया। लेकिन संथालों का जज्बा इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि वे इस आग को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें मजबूरन संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बनाना पड़ा और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ा। अच्छा। इस कानून के तहत आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। ये हार में जीत की एक जबरदस्त मिसाल है। कमाल है। यानी एक विद्रोह जिसे कुचल दिया गया, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन का हक सुनिश्चित कर दिया। ऐसा ही एक और बड़ा नाम है बिरसा मुंडा और उनका उलगुलान। उलगुलान यानी महान हलचल। हाँ, 1899 से 1900 में। बिरसा मुंडा सिर्फ एक विद्रोही नेता नहीं थे, वो अपने लोगों के लिए भगवान थे। भगवान? हाँ, आप कल्पना कीजिए, जिस जमीन को आपका पूरा कबीला सदियों से अपनी माँ मानता आया हो, जहाँ खेती सामूहिक रूप से होती हो, जिसे खुंडकट्टी व्यवस्था कहते हैं। खुंडकट्टी। अचानक एक कागज का टुकड़ा आकर कहता है कि अब ये जमीन आपकी नहीं, किसी जमींदार की है। वो गुस्सा, वो बेबसी ही उलगुलान की वजह बनी। बिरसा मुंडा ने सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, उन्होंने एक मुंडा राज का सपना देखा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने का एक संपूर्ण आंदोलन था। और संथाल विद्रोह की तरह इसका भी एक ठोस नतीजा निकला। क्या? अंग्रेजों को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास करना पड़ा, जिसने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को देने पर बहुत सख्त रोक लगा दी। ये कानून आज भी झारखंड में लागू है। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू, वो तो खुद आदिवासी नहीं थे। सही पकड़ा आपने। फिर कैसे वो आदिवासियों के इतने बड़े नेता बन गए? ये एक बेहतरीन सवाल है। राजू की कहानी अनोखी है। वो आदिवासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आदिवासियों का दर्द महसूस किया। अंग्रेजों ने 1882 के मद्रास वन कानून से आदिवासियों को उनके ही जंगल से बेदखल कर दिया था। अच्छा। उनकी पोडू यानी झूम खेती पर रोक लगा दी थी। राजू ने इस अन्याय के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। और उनकी विचारधारा भी काफी दिलचस्प थी। वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनका रास्ता गांधी जी से अलग था। हाँ, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन की प्रशंसा करते थे, लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए कहते थे। लेकिन उनका मानना था कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिल सकती। उनका साफ कहना था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए बंदूक उठानी ही पड़ेगी। तो प्रेरणा गांधी से, लेकिन तरीका क्रांतिकारियों का। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे आदिवासी समुदाय अपनी पूरी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब हम मैदानी इलाकों में आते हैं तो लड़ाई का स्वरूप बदल जाता है। हाँ, यहाँ लड़ाई पहचान से ज्यादा रोजी रोटी और आर्थिक शोषण के खिलाफ थी, जैसा कि हमें बंगाल के नील विद्रोह में देखने को मिलता है 1859-60 में। ये एक क्लासिक उदाहरण है
कि कैसे अंग्रेजों की लालच भरी नीतियों ने भारतीय कृषि को बर्बाद कर दिया। यूरोप के नील बागान मालिक बंगाल के किसानों को चावल जैसी मतलब खाने की फसलों की जगह नील उगाने पर मजबूर करते थे। और समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि नील की खेती जमीन को बंजर बना देती थी और बागान मालिक किसानों को उसकी कीमत भी इतनी कम देते थे कि वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। इस शोषण के खिलाफ दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में किसानों ने जो किया वो कमाल था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने हिंसा नहीं की, बस एक साथ मिलकर नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। एक तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी से भी कई दशक पहले। और इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत थी बंगाल के पढ़े लिखे मध्य वर्ग का समर्थन। अच्छा। पत्रकारों, वकीलों ने किसानों का साथ दिया और दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने तो जैसे क्रांति ही कर दी। उसने नील किसानों के दर्द को पूरे देश के सामने रख दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और नील आयोग बनाना पड़ा, जिसने माना कि किसानों के साथ जबरदस्ती हो रही है। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। मतलब अगर किसान संगठित हो जाएं, तो वे बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हैं। इसी तरह का एक और आंदोलन पूर्वी बंगाल के पाबना में हुआ। पाबना कृषक लीग 1873-76। हाँ, यहाँ क्या मुद्दा था? यहाँ लड़ाई सीधे जमींदारों से थी जो गैर कानूनी तरीके से लगान बढ़ा रहे थे। लेकिन पाबना के किसानों ने एक अलग रास्ता चुना। वो क्या था? उन्होंने ना हथियार उठाए, ना हड़ताल की। उन्होंने अपनी यूनियंस बनाई और लड़ाई को अदालतों में ले गए। तो उन्होंने अंग्रेजों के सिस्टम को ही अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, वकील रखे और जमींदारों पर मुकदमे कर दिए। ये पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण और कानूनी लड़ाई थी। और इसका भी कोई स्थायी असर हुआ? हाँ, इसका एक बड़ा नतीजा बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 के रूप में सामने आया, जिससे काश्तकारों को उनकी जमीन पर ज्यादा सुरक्षा मिली। और आखिर में एक ऐसे विद्रोह की बात करते हैं जो बहुत जटिल और दुखद भी है। केरल के मालाबार इलाके का मापिल्ला विद्रोह, जिसे मोपला विद्रोह भी कहते हैं, 1921 में। सब कुछ उलझावा था। मापिला मालाबार के मुस्लिम किसान थे जो ज्यादातर हिंदू जमींदारों, जिन्हें जेमी कहते थे, उनके खेतों पर काम करते थे। अच्छा। ये जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों मिलकर उनका शोषण कर रहे थे। 1921 में जब देश में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का माहौल था, तो मापिलाओं ने भी विद्रोह कर दिया। तो ये किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था? हाँ, ये जमींदार विरोधी और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में ही शुरू हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बांटों और राज करो की नीति और कुछ स्थानीय वजहों से इस आंदोलन ने बाद में एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया। और ये हिंदू मुस्लिम हिंसा में बदल गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेहद बेरहमी से कुचल दिया। और इसी से वैगन ट्रेजेडी की वो भयानक घटना भी जुड़ी है। हाँ, वो इसी विद्रोह का एक काला अध्याय है। पकड़े गए लगभग 100 कैदियों को एक बंद मालगाड़ी के डिब्बे में जानवरों की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा था। फिर जब डिब्बा खोला गया तो उनमें से 60 से ज्यादा लोग दम घुटने से मर चुके थे। ये घटना औपनिवेशिक क्रूरता की इंतहा दिखाती है। तो हमने बंगाल के सन्यासियों से लेकर केरल के मापिलाओं तक कई विद्रोहों को देखा। इससे एक बात तो साफ है, 1857 या गांधी जी के आंदोलनों से बहुत पहले भारत के हर कोने में अलग अलग समुदाय अपने अपने तरीकों से ब्रिटिश राज का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। ये एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ एक सामूहिक गुस्सा था जो लोगों की जमीन, उनकी आजीविका, उनकी संस्कृति सब कुछ छीन रही थी। इन विद्रोहों ने भले ही उस वक्त बड़ी सफलता ना पाई हो, लेकिन इन्होंने भविष्य के बड़े संघर्षों के लिए जमीन तैयार की और ये साबित किया कि भारत ने ब्रिटिश राज को कभी चुपचाप स्वीकार नहीं किया। प्रतिरोध हमेशा जारी रहा। इन स्रोतों से हमें उन नायकों के बारे में पता चलता है जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में उतने बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, लेकिन जिनका संघर्ष किसी से कम नहीं था। सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय नायक को कैसे परिभाषित करते हैं, और क्या स्वतंत्रता संग्राम के वास्तविक व्यापक स्वरूप को समझने के लिए ये भेद कोई मायने भी रखता है।